नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके प्रोग्राम कहानी कुर्सी की। मैं हूं सौरभ शर्मा आपके साथ। स्टूडियो में चारों मेहमान आ चुके हैं। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, विजय त्रिवेदी जी, प्रोफेसर संगीत रागी जी, समीर चौगांवकर जी। तो बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। बंगाल में चुनावी नतीजों के बाद अब जो नए प्रयास चल रहे हैं, सिर्फ बंगाल की खबर नहीं है, देश भर में जो प्रयास चल रहे हैं, इसमें ऐसा लग रहा है कि एक बार फिर से वो इंडिया गठबंधन को झाड़ पोंछ करके दोबारा खड़ा करने की कोशिश हो रही है। इसमें दो तीन सवाल हैं कि एक तो इस गठबंधन से हासिल क्या हुआ था जो ये अब कर लेगा, पहले जिस काम के लिए बना था उसमें इसको क्या कामयाबी मिली थी, अब क्या हासिल कर लेगा। इसके अंदर के जो अपने विरोधाभास हैं, क्या वो दूर हो गए हैं, नहीं हुए हैं, और वो आज भी साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। उससे जुड़ी खबरें वो मैं आपको बताऊंगा। ममता बनर्जी, राहुल गांधी, अखिलेश यादव, स्टालिन, अब तो एआईएडीएमके भी, विजय, ये सब इसके कैसे नटबोल्ट जो हैं वो बने हुए हैं और कौन कौन से पुर्जे हिलाए जा रहे हैं, टाइट किए जा रहे हैं, सारी बातें हम करेंगे। और बीजेपी की सेहत पर इससे कोई फर्क पड़ता है क्या? मोटा सवाल तो ये है, क्योंकि लड़ाई तो सारी बीजेपी के खिलाफ है, तो वो हम बात करेंगे खास तौर पर अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव की नजर में। सियासी लड़ाई अब नए कलेवर में लड़ने के लिए इंडिया गठबंधन के नेताओं ने वोट चोरी को एक बार फिर से अपना प्रमुख हथियार बना लिया है। 15 साल बाद बंगाल की सत्ता से बाहर हुई ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग पर चुनाव को लूटने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा ज्ञानेश कुमार और चुनाव आयोग ये खलनायक हैं, ये विलन हैं। कल उन्होंने एक लंबी चौड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी। राहुल गांधी जो चलते चुनाव में ममता बनर्जी की सरकार को क्रूर और भ्रष्ट कह रहे थे, आज वो कह रहे हैं कि ममता जी के साथ बड़ी नाइंसाफी हुई है और वो ममता जी के समर्थन में आकर के खड़े हो गए हैं। बंगाल चुनाव पर मचे सियासी घमासान के बीच राहुल गांधी ने अब एक ताजा हमला बोला है भारतीय जनता पार्टी के ऊपर। राहुल गांधी ने बीजेपी के ऊपर आरोप लगाया कि इनका हर छठा सांसद घुसपैठिया है, चोरी से वो सांसद बना है। साथ ही हरियाणा की पूरी सरकार ही घुसपैठियों से भरी हुई है। राहुल गांधी ने एक्स पर एक पोस्ट किया है और उसमें उन्होंने लिखा है कि वोट चोरी से कभी सीटें चुराई जाती हैं, कभी पूरी की पूरी सरकार। लोकसभा में 240 बीजेपी सांसदों में से मोटे तौर पर हर छठा सांसद वोट चोरी से जीता है। पहचानना मुश्किल नहीं क्या है? क्या उन्हें बीजेपी की भाषा में घुसपैठिया कहें? और हरियाणा, वहां तो पूरी सरकार ही घुसपैठिया है। फिर वो आगे लिखते हैं कि जो संस्थाएं अपनी जेब में रखते हैं, जो मतदाता सूचियों और चुनावी प्रक्रिया को तोड़ते मरोड़ते हैं, वो खुद रिमोट कंट्रोल्ड हैं। उन्हें असली डर सच्चाई का है, क्योंकि निष्पक्ष चुनाव हो जाए, ये इंपॉर्टेंट लाइन लिखी है उन्होंने, कि निष्पक्ष चुनाव अगर हो जाए तो आज ये 140 के पास भी नहीं जीत सकते। मतलब अगर आज चुनाव हो जाए तो मोदी 140 सांसद भी जिताकर नहीं ला पाएंगे, ये राहुल गांधी कह रहे हैं। लेकिन मैंने जैसा आपको बताया, ये नया ज्ञान कहां से आया राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के पास? अभी तक तो वो ममता सरकार के खिलाफ बीजेपी जैसी चार्जशीट लेकर के खड़े हुए थे और हर रैली में दोहराते थे राहुल गांधी ममता बनर्जी के खिलाफ। फिर अचानक राहुल गांधी जो हैं वो इतने नरम कैसे पड़ गए ममता के ऊपर? कल उन्होंने एक पिन ट्वीट किया था, उसमें उन्होंने लिखा था कि कांग्रेस पार्टी में और बहुत सारे और लोग ममता बनर्जी की हार पर खुश हो रहे हैं, लेकिन उनको ये पता होना चाहिए कि पश्चिम बंगाल में जो हुआ है ये देश में लोकतंत्र मिटाने की दिशा में भारतीय जनता पार्टी का एक और कदम है। तो ये उनको उस वक्त क्यों नहीं याद आ रहा था? ममता बनर्जी तो बहुत पहले से कह रही हैं कि पश्चिम बंगाल में चुनाव आयोग जो कर रहा है वो ठीक नहीं है। तो आखिर ममता बनर्जी को हराने के बाद राहुल गांधी अब ममता बनर्जी के साथ खड़े होकर क्या संदेश देना चाहते हैं? और ममता बनर्जी की जहां तक बात है, वो अभी अलग ही तेवर में चल रही हैं। कल उन्होंने कह दिया कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगी और कोई मुझसे जबरदस्ती इस्तीफा नहीं ले सकता। मैं राजभवन नहीं जाऊंगी, लोक भवन में नहीं जाऊंगी अपना इस्तीफा देने के लिए। मैं हारी नहीं हूं, मॉरली मैं जीती हुई ये चुनाव, मैं अपनी हार को स्वीकार नहीं करती हूं। फिर उन्होंने चुनाव आयोग पर, उसके अलावा सेंट्रल फोर्सेस के इस्तेमाल पर तमाम बातें कही और उन्होंने कहा कि 100 सीटें चोरी करी हैं भारतीय जनता पार्टी ने और चोरी कराई है इलेक्शन कमीशन ने। फिर लेकिन ये जो बात हम अभी आपसे कर रहे हैं, इसी बात को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने कहा कि जब उनसे पूछा गया कि क्या अब आप उपचुनाव लड़ेंगी, क्या आप लीडर ऑफ अपोजिशन बन के विधानसभा में जाना चाहेंगी, तो उन्होंने कहा नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, मैं वीआईपी नहीं बनना चाहती, मैं एलआईपी बनना चाहती हूं, आई एम लेस इंपॉर्टेंट पर्सन, लेकिन मैं विधानसभा में नहीं जाऊंगी, मैं इंडिया गठबंधन को मजबूत करूंगी। अब जहां तक राहुल गांधी की बात अभी हमने आपको बताई, ममता बनर्जी की तरफ से भी इसको सोच के देखिए। ममता बनर्जी को इंडिया गठबंधन से क्या लेना देना है? ममता बनर्जी ने 2024 के लोकसभा चुनाव, जिसके लिए ये सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन बना था, उसको एक सीट नहीं दी थी पश्चिम बंगाल की 42 सीटों में से। कौन से गठबंधन की बात करती हैं? कौन सी मिलीजुली लड़ाई की बात वो करती हैं? कांग्रेस पार्टी को इस चुनाव में छोड़िए, पिछले चुनाव में भी उन्होंने 2 सीट देने से भी इनकार कर दिया था विधानसभा के इलेक्शन में। वो कौन सी विपक्षी एकजुटता की बात वो करती हैं? अब जब वो इलेक्शन हार गई तो ये बात ठीक है कि उनके पास समय ही समय है और इस समय का सदुपयोग वो दिल्ली में विपक्षी पार्टियों को एकजुट रखने में या
उनके कॉमन कॉज में जुड़ने में हो सकता है, उनको लगता हो कि मेरे समय का बेटर इस्तेमाल वहां हो सकता है। अखिलेश यादव भी उनसे मुलाकात करने के लिए आज जा सकते हैं। तो आपको पहले मैं सुना देता हूं, राहुल गांधी के इस पोस्ट के बाद ममता बनर्जी ने कल जो बातें कही थी और उससे ऑपोजिशन यूनिटी को लेकर के क्या संकेत मिलता है। I am grateful to all my India team's leader. Sonia ji rang up me, Rahul Gandhi rang up me, Arvind Kejriwal, Uddhav Thackeray, Akhilesh Yadav, Tejaswi, Hemant Soren Yadav, Jharkhand Chief Minister, all the allies of United India Alliance, Indian Alliance. They said we are totally, absolutely with you. I think our solidarity will be united and strong. बंगाल में और थोड़ा ज्यादा हुआ क्यों? हम लोग जैसा फाइट किया इंची टू इंची, इतना फाइट हम लोगों ने किया जिंदगी मौत को सामने रख के। तब भी अगर हमारा फाइट तो बीजेपी का साथ नहीं था, हमारा फाइट था इलेक्शन कमीशन का साथ। तो ममता बनर्जी कह रही हैं कि अब वो दिल्ली में ज्यादा समय दिया करेंगी और राहुल गांधी भी पुराने गिले शिकवे भुला करके अब ममता बनर्जी के साथ खड़े हो गए। हासिल क्या होना है इससे त्रिपाठी जी, और क्या मतलब, क्योंकि अब कहाँ लड़ें, कहीं तो साथ एक मेज पर बैठना है, तो क्या इसीलिए हो रहा है सब कि दिल्ली में बैठके हों? नहीं, देखिए उस पर आगे हम लोग चर्चा करेंगे, लेकिन जब हम पूरब में ये बात कर रहे हैं तो दक्षिण में डीएमके वाले गद्दार कह रहे हैं कांग्रेस को। तो पता नहीं कौन सी लड़ाई लड़ेंगे। जब ममता बनर्जी और डीएमके स्टालिन सबसे मजबूत थे, ताकतवर थे, तब तो बना नहीं पाए। अखिलेश यादव के पास तो अभी भी 37 लोकसभा सीटें हैं ना, उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा राज्य है, कर नहीं पाए। जब शरद पवार की ताकत थी तब तो कर नहीं पाए, तो अब कुछ अलग कर लेंगे। जब अरविंद केजरीवाल दिल्ली में रहते ही नहीं, अपना राज्य छोड़कर चले गए हैं, जब राहुल गांधी किसी भी महत्वपूर्ण अवसर पर देश में नहीं होते हैं। हालांकि इसमें कोई दिक्कत नहीं है, अगर उनको लगता है कि भाई अब भाजपा से लड़ने के लिए हम सबको एक साथ आना चाहिए, तो ये पॉलिटिकल प्रोसेस है, ऐसे ही होता है। कल तक डीएमके उनकी दोस्त थी, आज गद्दार निकल गई, तो ऐसे ही होता है। लेकिन क्या इससे कुछ बदलेगा? नहीं बदलने वाला, क्योंकि अभी भी आप जो बेसिक है, जिसको कहते हैं ना कि जो मेन कॉज है, उस तरफ आप जा नहीं रहे। आपकी अपनी ताकत कमजोर हो रही है और चार सिंकिया पहलवान मिलकर रोज दंड बैठक लगाकर, दूध पीकर, बादाम खाकर, जो तैयारी करने वाला पहलवान है उससे लड़ नहीं सकते हैं। ऐसे उठा उठा के फेंकेगा, पता नहीं चलेगा। असली बात क्या है, क्या आप उस पहलवानी की तैयारी कर रहे हैं, या चार लोग जब मुक्का खा के और जिसको कहते हैं ना कि धोबी पछाड़ उठा के पटक दिया, तो उसके बाद कह रहे हैं कि अब तो कमर टूट गई है, उठा नहीं जा रहा है, तो चलो चारों मिलकर एक साथ उठ के खड़े हो जाते हैं। खड़े हो पाएंगे क्या? राजनीति में इस तरह से नहीं चलता है। और जब आप एक महीना भी नहीं, 15 दिन पहले राहुल गांधी का दूसरा चेहरा देख चुके हैं, अब ये देखेंगे तो जनता जो उनके साथ भी खड़ी होगी कहेगी कि न इनका कोई भरोसा, न इनकी कोई क्रेडिबिलिटी। तो साख विहीन नेता मिलकर कभी भी राजनीति में खड़े नहीं हो सकते। मुझे नहीं लगता कि इससे बहुत कुछ हासिल होने वाला है। मैं आगे अखिलेश यादव जैसे नेताओं की और बात करना चाहूंगा जिनके इम्तिहान अभी बाकी हैं। ममता जी का इम्तिहान निकल गया, वो फेल हो गई हैं। राहुल गांधी 2024 में, अब वो उसको जो माने वो पास हुए थे कि फेल हुए थे, जो भी बीजेपी की सरकार तो बन गई थी। अखिलेश यादव जैसे नेताओं को क्या हासिल होने जा रहा है? अखिलेश यादव के चुनाव में क्या मदद कर देंगे? कोई कितने भी नेता राहुल गांधी के साथ अभी देखते हैं उनका क्या मेलजोल होता है। एक लाइन जोड़ दूं, क्योंकि कल परसों से ये विश्लेषण चल रहा है और जो कहानी कुर्सी की देखते हैं उनको तो ये बहुत अच्छे से ध्यान में होगा, क्योंकि हम लोग लगातार बहुत हर डिटेल बात करते रहे। ये कोई मुसलमान के खिलाफ हिंदू पोलराइजेशन हुआ है तो ऐसा थोड़ी ना भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं मिलते। और ये कोई भद्रलोक कोई अलग से कोई व्यक्ति नहीं है, कोई समूह नहीं है। ये पावर शेयरिंग लोग थे, जिसको हम लोग देश भर में बीजेपी का वोटर मानते हैं, ब्राह्मण, बनिया, कायस्थ या वैसे कहें सवर्ण। वो बंगाल में पूरी तरह से ममता जी के साथ था, वो पलट गया है वहां। तो अब अखिलेश जी की चिंता बढ़नी चाहिए, क्योंकि अखिलेश जी उसी के भरोसे बैठे हुए। ये जो जिताया है, ये ब्राह्मण, बनिया, कायस्थ गठजोड़ ने जिताया है भारतीय जनता पार्टी को, जो सत्ता में यहां पहुंचा। यूपी की बात डिटेल में अलग से करेंगे, राज्यों के एक एक राज्य की बात करेंगे। अभी जो ये मोटे तौर पर कोशिश दिखाई दे रही है कि फिर से एक बार विपक्षी नेताओं को एक मेज पर लेकर के आया जाए, और ममता जी अब इसमें, और राहुल जी खासकर, ये दोनों लोग जो हैं, इन दोनों ने हाथ मिला लिए ऐसा लगता है। अब लेकिन इस पर बाकी जो दल हैं वो क्या कह रहे हैं ऑपोजिशन की। अब मैं आपको सुनाता हूं संजय राउत की बात। भाई, ये शुरुआत जहां हुई थी उसमें महाराष्ट्र में एक बड़ा चैप्टर लिखा गया था, जहां पर लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव सब एकजुटता के साथ लड़े गए थे। अब देखिए संजय राउत, शिवसेना यूबीटी के नेता, वो क्या कह रहे हैं। अब उनको इतना तो समझ में आ रहा है कि भाई जो कुछ बंगाल में हुआ है, तो इस वक्त ममता बनर्जी वीक विकेट पर हैं, डिफेंसिव हैं। तो ममता बनर्जी
को हाथ पकड़ के, उनका हाथ ऊंचा करके, उनका मनोबल ऊंचा करने से हमको कोई हासिल नहीं है। अब तो ये है कि भाई ममता बनर्जी लेकिन एक बड़ी हैवीवेट नेता है ऑपोजिशन की, इनको अपने टर्म्स पर, अपनी शर्तों पर कैसे हम अपने अपने मुद्दों पर लेकर के आते हैं। तो उन्होंने कहा कि राहुल गांधी एक विजनरी नेता है और ममता बनर्जी ने गलती करी। राहुल गांधी तो बहुत टाइम से कह रहे हैं, बहुत वक्त से कह रहे हैं कि ये संस्थाओं को बर्बाद करने वाले, ये वोट चोरी करने वाले, ये SIR के बहाने लोगों का वोट खराब कर देने वाले, ये वो लोग हैं। लेकिन ममता बनर्जी शायद अगर वक्त पर चेत जाती, राहुल गांधी का साथ ले लेती, तो ऐसा परिणाम नहीं होता जो बंगाल में देखने को मिला है। इलेक्शन कमीशन को धन्यवाद करना ही चाहिए, और जो गणेश कुमार जी है उनको इंडिया गेट के सामने लाकर उनका बीजेपी ने सत्कार करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए, और उनको भारत रत्न भी देना चाहिए, और नोबेल पुरस्कार के लिए उनका नाम भी आगे भेजना चाहिए। SIR के माध्यम से लाखों वोटर्स का नाम काटा गया, इनको वोटिंग का अधिकार नहीं मिला, लाखों लोगों का। ममता बनर्जी का डिफरेंस कितना है? 11 लाख का है, और लगभग 90 लाख वोट काटे गए, क्योंकि उनको किसी भी हालत में ममता जी को हराना ही था। सबसे ज़्यादा ये जो है एंटी कैपेसिटी तो मोदी जी के खिलाफ चल रही थी, चलनी चाहिए, गुजरात के मुख्यमंत्री के खिलाफ चलनी चाहिए, महाराष्ट्र में चलनी चाहिए। लेकिन जहां अपोजिशन की सरकारें हैं वहां हवा विरोधी चल रही है, सरकार उब चुकी, जनता उब चुकी है, तो आपसे क्यों नहीं उब जाती भाई? क्या करते हो आप लोग? छोड़ दी। चुनाव चोरी किया गया, डेफिनेटली राहुल गांधी बार बार बोल रही थी ममता दीदी का ये बहुत बड़ा अपराध है, राहुल गांधी की बात मानी नहीं। अगर राहुल गांधी जी के साथ ममता दीदी बैठती, चर्चा करती, तो कुछ नतीजा और भी आ जाते। संजय राउत जी भी हल्के में ले रहे हैं ममता जी को, ये बातें सुन ली अगर उन्होंने, और मीटिंग में अगर किसी ने कान में कह दिया ये यही थे जो आपके बारे में ऐसा कह रहे थे, ये बहुत बड़ी अपराधी हैं आप, तो पता नहीं क्या बोल देंगी वो। एनीवे, ये जो सब प्रयास हो रहे हैं इसके बारे में बात करेंगे। विजय लक्ष्मी हमारी सहयोगी, वो हमारे साथ जुड़ गई हैं कांग्रेस पार्टी पर, और अपोजिशन पार्टीज की क्या कोशिश है इस पर एक बार उनसे हम पूछते हैं। एक तो ये समझ नहीं आ रहा है विजय लक्ष्मी, मैं राहुल गांधी की बात पहले करना चाहता हूँ कि एक तरफ वो ममता बनर्जी के खिलाफ चुनाव में कैंपेन करते हैं, जो मुद्दे बीजेपी के होते हैं वही मुद्दे उसी भाषा में उठाते हैं, और आज वो कह रहे हैं कि हमें खुश नहीं होना चाहिए ममता बनर्जी की हार से। ममता बनर्जी कह रही हैं कि मैं इंडिया गठबंधन को और मजबूत करने के लिए काम करूंगी, और इंडिया गठबंधन में ममता बनर्जी की और कांग्रेस के बाद जो तीसरा सबसे मजबूत नेता और दल थे DMK और स्टालिन, वहां उससे अलग होने की भूमिका लिखी जा रही है कांग्रेस पार्टी में। देखिए, कांग्रेस पार्टी जो है आप कह लीजिए पैरेलली दो स्ट्रैटेजीज पे काम करना चाहती है। वो राज्यों में अपने आप को मजबूत करना चाहती है, लेकिन केंद्र में वो चाहती है कि इंडिया ब्लॉक के तमाम घटक दल जो हैं वो उसके साथ रहें। और अब 5 विधानसभा चुनाव में अगर आपने देखा होगा, हर राज्य में इंडिया ब्लॉक के जो तमाम घटक दल हैं वो एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ते नजर आए। कांग्रेस पार्टी राज्य स्तर पर अपना स्पेस जो है उसको एक्सप्लोर करना चाहती है, अपने संगठन को मजबूत करना चाहती है, और यही पश्चिम बंगाल में कांग्रेस पार्टी ने 294 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार कर किया। लेकिन केंद्र में संदेश बीजेपी को हराने का है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हराने का है, तो उनको लगता है कि वहाँ पर सबको साथ लेकर चलें। और अगर राहुल गांधी के एक्स पोस्ट को भी अगर आप देखें तो वो SIR वोट चोरी का एक तरीके से इशारा वो वहाँ पर कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उनको लगता है कि बीजेपी के खिलाफ जब लड़ाई हो तो ये तमाम दल हमारे पीछे खड़े नजर आएँ, लेकिन केंद्र में भी हम, राज्यों में भी हम अपने आप को मजबूत करते नजर आएँ। जहाँ तक बात तमिलनाडु की है सौरभ, बहुत प्रेशर था, कांग्रेस की लीडरशिप जो थी शुरू से एक धड़ा दबाव बना रहा था कि TVK के साथ जाइए, क्योंकि TVK के साथ फ्यूचर है। DMK उनके साथ कभी भी पावर शेयरिंग नहीं करती है। जब कांग्रेस के बलबूते के समर्थन के साथ सरकार बनी थी DMK की, तब भी उन्होंने पावर शेयरिंग उनके साथ नहीं की थी। राहुल गांधी भी हमें सूत्र बताते हैं कि इस मत के थे कि TVK के साथ जाकर एक एक्सपेरिमेंट कर लेना चाहिए, लेकिन सूत्र बताते हैं कि कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी और तमाम जो नेता थे उनके बीच में मतभेद था। स्टेट की जो राज्य की इकाई है उसमें P चिदम्बरम और उनके बेटे इस मत के थे कि DMK के साथ चलें, तो वहीं मणिकम टैगोर और बाकी जो नेता थे वो इस मत के थे कि TVK के साथ एक फ्यूचरिस्टिक पॉलिटिक्स की जाए और बीजेपी को बाहर रखा जाए और पावर शेयरिंग में हिस्सा लेकर के अपने आप को राज्य के लेवल पर मजबूत किया जाए। वही राजनीति आपको पश्चिम बंगाल में भी देखने को मिली, और वही राजनीति कांग्रेस का एक धड़ा तमिलनाडु में भी करना चाहता था कि अपने आप को राज्यों में मजबूत करो,
फिर जाकर के केंद्र की लड़ाई आपकी अपने आप सशक्त हो जाएगी। अगर आप राज्यों में हाशिए पर जाते जाओगे तो एक दिन ऐसा आएगा कि यही रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज आपको आंख दिखाने लगेंगी। विजयलक्ष्मी, अगर बहुत ममता शुक्रिया आपका। आप जो बात बनर्जी कह रही चौथी बार हैं जीत जाती कांग्रेस पार्टी ने, जो आपने कहा कि राज्यों में खुद को मजबूत करे, नेशनली एक यूनाइटेड अम्ब्रेला दिखाई दे, इसमें सारी ऑपोजिशन पार्टियां हों, ये थ्योरेटिकली तो ये बात ठीक है। और राहुल गांधी अगर ऐसा सोच रहे हैं तो ये बात भी, उनकी वजह भी साफ दिखाई देती है कि रीजनल पार्टीज ने कांग्रेस पार्टी का ही स्पेस लिया, अब उसको वो रिक्लेम करना चाहते हैं। और इन क्षेत्रीय दलों ने कांग्रेस पार्टी के साथ व्यवहार भी ठीक नहीं किया, चाहे वो तमिलनाडु की बात हो, ठीक बता रही थी वो, स्टालिन तो सरकार में जगह देने को तैयार नहीं थे बार बार कहने के बावजूद, या उत्तर प्रदेश में और जगहों पर अभी बिहार का इलेक्शन गया है तो कितनी खींचतान हुई सीट शेयरिंग को लेकर के, वो भी आपने देखा, और अंत में हार माननी पड़ती है हर बार कांग्रेस पार्टी को। लेकिन ये विरोधाभासी गठजोड़ सॉर्ट ऑफ, ये चलेगा कैसे और इसने हासिल क्या किया है पीछे जो भी आगे कर लेगा? विजय जी, बहुत सीरियसली लेते हैं बातों को। एक तो अभी इन विधानसभा चुनावों में जितनी भारी मजबूती कांग्रेस को मिली है, वाह, जैसे वेस्ट बंगाल में मिली है, तमिलनाडु में मिली है, तो उसके बाद अब वो राष्ट्रीय स्तर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़। लेकिन तमिलनाडु की बात अब सब लोग कर रहे हैं कि भाई वहाँ पर मनिकम टैगोर और वो सब लोग कह रहे थे कि विजय के साथ जाना चाहिए। सवाल ये कि मना किसने किया था? विजय त्रिवेदी के साथ किसने मना किया था कांग्रेस में कि विजय जोसेफ के साथ? हम सबको विजय त्रिवेदी के साथ जाना चाहिए, वो कह रहे हैं। विजय जोसेफ के साथ जाने के लिए किसने मना किया कांग्रेस में? क्या राहुल गांधी ने किया या खरगे साहब ने किया या किसी और ने किया? मतलब, और यदि राहुल गांधी चाहते थे तो किसने मना कर दिया? और क्या ऐसी स्थिति है राहुल गांधी की कि कांग्रेस में उनकी बात नहीं चलती? जब तक ऐसे सारे सवालों के जवाब उनको नहीं मिलेंगे, और ये बात ठीक है कि जो ममता जी, राहुल गांधी ने सबसे लंबी लड़ाई लड़ी है ईमानदारी से SIR के खिलाफ या इलेक्शन कमीशन के खिलाफ, लेकिन वो अकेले लड़े। वही अखिलेश यादव, वही ममता बनर्जी और तमाम लोग कहीं उनकी लड़ाई में साथ खड़े नहीं दिखाई दिए। और इस चुनाव में के बाद जब हार कर जो इंडिया ब्लॉक बना था वो टूटा किसकी वजह से था? ममता बनर्जी की वजह से। नीतीश कुमार किस वजह से बाहर गए थे? ममता बनर्जी की वजह से। ठीक है, और ममता बनर्जी न केवल नीतीश कुमार को नहीं चाहती थी, राहुल गांधी को भी नहीं चाहती थी लीडर बनना। तो आज ऐसी क्या स्थितियां हो गई हैं और उससे कमाल क्या हो जाएगा? ये बात आज राहुल गांधी का अपर हैंड है, आज राहुल गांधी का अपर हैंड है, तो क्योंकि फिर क्या क्षेत्रीय नेता अपना चुनाव हार लेकिन गए। ममता बनर्जी क्या उनके लीडरशिप में जाना चाहती है? नहीं, ममता बनर्जी तो ये कह रही हैं कि भाई अब मेरे पास कोई काम नहीं, अब मेरी लीडरशिप, अब मेरे पीछे आ जाइए आप। अब ऐसा गठबंधन में कहीं होता है कि जो हार गया भैया मेरे पास कोई काम नहीं है तो आप सब लोग मेरे साथ चलिए, अब मैं राज्य में हार गई इसलिए केंद्र में चलाऊंगी। तो ये अभी ये बिल्कुल क्या है कि इमीडिएट जब होता है ना, अभी इफेक्ट हुआ है, गर्मी लगी है, झटका लगा है, तो थोड़ा सा शिकंजी पी रहे हैं। इसको बहुत थोड़ा सा आने दीजिए ना, अभी महीना 2 महीना निकलने दीजिए, फिर देखिए कि इंडिया गठबंधन वो तो ठीक है, जो प्रयास शुरू हुआ। अखिलेश जी की चिंता है क्योंकि उनका सबसे बड़ी लड़ाई तो अब उनको लड़नी है। इससे एक दूसरा मकसद ये हल होता है ऑपोजिशन पार्टीज का, खास करके उन राज्यों में जहां अभी चुनाव बचा है, जैसे अभी पंजाब में होना है, अगले साल यूपी में चुनाव होना है। इन राज्यों में अगर भारतीय जनता पार्टी फिर कामयाब हो जाती है तो एक अवसर तो है ना बताने का कि देखो ये तो लगातार हो रहा है ऑपोजिशन के साथ, देश में देखो वोटर फ्रॉड कैसे चल रहा है, हम भी पहले ये लोग शिकार बने, अब हम शिकार बनेंगे। एक बात बताइए, कांग्रेस पार्टी का डिप्टी लीडर जो सांसद है, वर्तमान सांसद है, वो अपनी चुनाव आसाम में जाकर के बुरी तरीके से हार जा रहा है। ठीक है, कह सकते हैं कि वहां पर वोट चोरी हुई है, ठीक है, वो भी सवाल मान लेते हैं। पुडुचेरी में उनका सांसद जाकर के विधानसभा चुनाव लड़ता है, और जैसे आसाम के अंदर जो डिप्टी लीडर हैं उनको मुख्यमंत्री का चेहरा बनाया गया था, वैसे पुडुचेरी में सांसद महोदय का चेहरा बनाया गया था, वो भी अपनी जमानत नहीं बचा पाते हैं। तो कांग्रेस पार्टी जरा बताए ना कि उसकी क्रेडिबिलिटी जनता में क्या है। कांग्रेस पार्टी की ही क्रेडिबिलिटी जनता में नहीं है। पुडुचेरी में वो पूरी तरीके से पिट गई, 3 बार का गठबंधन, कम से कम वहां तो एंटी, वो तो बहुत छोटा राज्य है, और छोटे राज्य में एंटी इनकम्बेंसी बड़ा परकोलेट नीचे तक जाने में उसको बहुत समय नहीं लगता है, बहुत देर नहीं लगती है, लोगों के एस्पिरेशंस बहुत हाई होते हैं, कम्युनिकेशन सिस्टम बहुत अच्छा होता है, लोगों तक वो चूंकि डेवलप्ड एरिया है इसलिए लोगों तक सारी जानकारियां भी उपलब्ध रहती हैं, पढ़ा लिखा समाज है, वहां भी आप चुनाव हार जाते हैं। तो कांग्रेस पार्टी की अपनी क्रेडिबिलिटी कुछ नहीं है। दूसरी बात आप जरा देखिए,
बिल्कुल आपने सही कहा कि कल तक तो आप चार्जशीट फाइल कर रहे थे ममता बनर्जी के खिलाफ। तीसरी बात, अभी जो विजय जी ने कहा कि भाई एसआईआर पर वो अकेले लड़ रहे थे, क्या एसआईआर पर लड़ाई उसी तरीके से लड़नी चाहिए थी जिस प्रकार से ममता बनर्जी लड़ाई लड़ रही थी बाद में, और उससे पहले राहुल गांधी लड़ाई लड़ रहे थे? क्या घुसपैठ के मुद्दे को, जो इन्फिल्ट्रेटर्स के मुद्दे हैं उनको, क्या यदि जो इस देश का नागरिक नहीं है उसे भी वोट देने का अधिकार है? इस पर तो आम सहमति होनी चाहिए थी इस देश के अंदर जी। ये तो ऐसा तो नहीं है ना कि इस देश के मुसलमानों को बाहर भगाया जा रहा था। ये तो ऐसा तो नहीं था कि जो जेन्युइन वोटर था उसका नाम काटने की बात थी। आप कहते हैं भाई जो जेन्युइन वोटर है उसका नाम नहीं कटना चाहिए, ये सभी को इंश्योर करना चाहिए, और जो एसआईआर मतदाता जो सूची है उसका शुद्धिकरण है, हम सभी उसके साथ हैं, आकर के खड़े हैं, कोई कॉन्फ्लिक्ट ही नहीं होता। लेकिन आपको एक पॉलिटिकल नैरेटिव खड़ा करना था जिसमें आप फेल कर गए। तो ये अब मिलके चुनाव हारने के बाद बाकी कांग्रेस के साथ मिलकर कर लेंगे क्या? देखिए, अब चुनाव हारने एक कहावत है ना कि हो कौवा कान लेके उड़ गया, आप उसके पीछे आप दौड़ते रहिए, जोर दौड़, है ना। और दूसरा एक और भी कहावत, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। अब बचा क्या है इनके पास गठबंधन करने के लिए? जैसे होता है ना, बाढ़ का पानी आता है तो ना सांप नेवला सब जो है ना पकड़ करके बैठ जाते, एक ही जगह जा रहे हैं, क्योंकि सबको डूबने का डर है। तो ये सब डूब चुके, जितने छत्रप हैं वो सब डूब चुके हैं। उतरेगा ना। हाँ भाई, पंजाब उतरेगा तो अब उनको डर, हम जो त्रिपाठी जी कह रहे हैं ना, उनको अब पंजाब का डर है। कांग्रेस पार्टी की बहुत अगले साल होने वाले सारे इलेक्शंस कांग्रेस पार्टी के लिए महत्वपूर्ण हैं। लेकिन क्या पंजाब में वो और आम आदमी पार्टी एक हो सकते हैं क्या? केजरीवाल तो सबसे पहले नेता थे जिन्होंने इंडिया ब्लॉक को छोड़ा था, समीर जी। गोवा में क्या टीएमसी चुनाव लड़ना छोड़ देगी? इस बार वो कांग्रेस पार्टी के साथ चली जाएगी। आम आदमी पार्टी भी, आम आदमी पार्टी भी वहां पर है, क्या होगा वरना। लेकिन उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव क्या इज्जत के साथ कांग्रेस पार्टी को गठबंधन में जैसी वो सीटें चाहते हैं वैसी सीटें देंगे क्या? ये बस देखना पड़ जाए, अगले चुनाव में उसकी तैयारियां तभी शुरू हो जाएंगी। समीर जी, देखिए, मुझे लगता है कि कोई भी गठबंधन केंद्र में तभी सक्सेसफुल होता है जिसका नेतृत्व या तो भारतीय जनता पार्टी करे या कांग्रेस करे। दोनों राष्ट्रीय दल है और इतिहास भी इसका गवाह है कि यूपीए और एनडीए दोनों रहे। जब तक कांग्रेस यूपीए में मजबूत रहती है, कांग्रेस उसका नेतृत्व करती रही। इंडिया गठबंधन भी तब तक ही रहेगा जब तक कांग्रेस उसका नेतृत्व करेगी। आज कांग्रेस के पास 99 सांसद है। ममता बनर्जी चुनाव हार गई है, स्टालिन चुनाव हार गए, अरविंद केजरीवाल चुनाव हार गए, अखिलेश चुनाव हारने की स्थिति में खड़े हुए। फिलहाल कोई बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन अगर दिल्ली में कोई गठबंधन बनेगा तो कांग्रेस का नेतृत्व ही बनेगा। ममता बनर्जी अगर ये सोचती है कि वो इंडिया गठबंधन का नेतृत्व कर ले, कांग्रेस उसको समर्थन दे, वो राहुल गांधी ममता बनर्जी का नेतृत्व स्वीकार करे, या अखिलेश यादव ये सोचते हो, या तेजस्वी यादव या अरविंद केजरीवाल या स्टालिन ये सोचते हो, या उद्धव ठाकरे को ये लगता हो कि वो इंडिया गठबंधन का नेतृत्व करेगा और कांग्रेस उसके पीछे लग्गू बनकर रहे, तो ये संभव नहीं है। प्रदेश में आप ताकत हो सकते हैं, केंद्र में कांग्रेस के 99 सांसद है और आज कांग्रेस की 5 राज्यों में सरकारें हैं। तो कांग्रेस के बिना नेतृत्व के कोई भी गठबंधन केंद्र में सक्सेसफुल हो नहीं सकता। कांग्रेस सबसे बड़ी ताकत इंडिया गठबंधन के अंदर है, भले ही भारतीय जनता पार्टी से आधे से भी कम सांसद हो, लेकिन ताकतवर है। अब ममता बनर्जी चुनाव हार गई तो ममता बनर्जी को लग रहा है कि भैया प्रदेश में कुछ बाकी नहीं है, 80 विधायक है, किसी को विधायक दल का नेता बना दूंगी। अखिलेश उनके जो भतीजे हैं बनर्जी, वो विधायकों को देखेंगे, वो बंगाल की राजनीति करेंगे। मैं दिल्ली में रहकर 28 सांसदों और मेरे जो 13 राज्यसभा के सांसदों उनके साथ मिलकर भविष्य की राजनीति 2029 के अंदर कैसे लोकसभा चुनाव लड़ना है, कैसे भारतीय जनता पार्टी को गोवा में हराना है, या भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में हराना है, या पंजाब में आने से रोकना है, इसकी रणनीति पर मैं विपक्ष के साथ मिलकर काम करूंगी। तो मुझे लग रहा है कि हारने के बाद मुझे लगता है ममता बनर्जी के पास और क्या है। ममता बनर्जी दिल्ली में एक्टिव हो गई तो सबसे बड़ा सरदर्द राहुल गांधी के लिए बनेगी। नहीं, मुझे नहीं लगता कि बहुत बड़ा सरदर्द बनेगा, कि ममता बनर्जी जब जानती है कि अब वो मुख्यमंत्री नहीं है, अब उनके लिए सबसे बड़ी प्राथमिकता ये होगी कि किसी भी तरीके से भारतीय जनता पार्टी को कमजोर किया जाए। उत्तर प्रदेश के अंदर अखिलेश यादव की सरकार लौटे ये सुनिश्चित करने की वो कोशिश करेगी। गोवा में भारतीय जनता पार्टी हारे इसकी वो कोशिश करेगी। और मुझे लगता है इसके लिए इसको लगेगा कि गोवा में भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस चुनौती देने की स्थिति में है तो ममता बनर्जी 2 कदम पीछे हटेगी, क्योंकि ममता बनर्जी के बाद आज बंगाल का राज्य नहीं, मुख्यमंत्री रहते जो ममता बनर्जी तो डोमिनेट कर सकती थी, उस ताकत से ममता बनर्जी आज नहीं कह रहे आप इससे कि ये ज्यादा सीरियस हो रहे हैं। ज्यादा सीरियस बताइए। लेकिन मैं कह रहा हूँ अभी ममता तो बनर्जी का घर संभालने की जरूरत है, कि वो है। घर भी सुरक्षित रहेगा कि नहीं रहेगा, उस पर ध्यान दें थोड़ा। पार्टी सुरक्षित रहेगी। हाँ, मतलब घर का मतलब पार्टी सुरक्षित रहेगी। मैं भी वही कहने वाला था कि ममता बनर्जी की अगली जो समस्या है वो अपनी पार्लियामेंट्री पार्टी बचाएं।
वो ज्यादा उनके लिए मुफीद नहीं, होगा। आप वो ठीक कह रहे हैं। बचाने- उनके एक सांसद है सौगत रॉय, बड़े सीनियर आदमी हैं, उनका भी बयान मैं आपको दिखाता हूं, अभी टाइम ब्रेक का होने जा रहा है। उन्होंने तो कहा कि हाँ ये बात सही है कि हिंदुओं ने एकजुट होकर बीजेपी को वोट कर दिया। हाँ ये बात भी सही है कि हमारा पार्टी में करप्शन ज्यादा हो रहा था। हाँ ये बात भी ठीक है कि हमारी पार्टी के लोग गुंडागर्दी कर रहे थे। तो सब कुछ तो उन्होंने स्वीकार कर लिया, बचा क्या? तो शशि और थरूर का भी फिर बयान ममता आया बनर्जी है। कहती है कि मैं हारी नहीं हूं, मॉरली मैं शशि जीती हूं। शशि थरूर का भी बयान आया है सर। शशि थरूर ने कितनी प्रशंसा की है भारतीय जनता मोदी पार्टी शाह के की खास तौर से। नेतृत्व की भी प्रशंसा की है, पूरे संगठन की प्रशंसा की है, चुनाव लड़ने की शैली की प्रशंसा की है।